नमस्कार। बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यूं तो बीच बहस में हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसके पहले प्रीफिक्स के तौर पे हम विशेष बोला करते हैं। और ये विशेष इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये वो महीना है जब केंद्रीय बजट की बात हुई है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की बात की है, बहुत सारी घोषणाएं की हैं, और यही बजट पूरे देश भर के लिए, पूरे वर्ष भर में क्या कुछ होने वाला है उसे निर्धारित करता है। हिंदुस्तान किस तरीके से, किस कदर आगे बढ़ने वाला है, जो $3 ट्रिलियन की बात की जा रही थी, उसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे, विश्व महाशक्ति के रूप में किस तरीके से हमारी संभावनाएं होंगी, उन सब के बारे में चर्चा अगर होनी चाहिए तो केंद्रीय बजट के इर्द गिर्द होकर के वो आगे बढ़ती है। इस बार क्या कुछ किया गया है, केंद्रीय बजट में क्या योजनाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण है, क्या घोषणाएं हैं, किस मुद्दे के बारे में अधिक बात की जानी चाहिए, इन्हीं सब बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर चंदेल जी। धर्मवीर जी, आपका स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो। नमस्कार। धर्मवीर जी, यूं तो जब बजट की बात आती है तो देश भर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आती है। रक्षा की बात आती है, वित्त की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, कृषि की बात आती है, हर तरीके से। लेकिन इस बार जो खास तौर पे जो फोकस रखा गया है, क्योंकि 2020 का एक पूरा का पूरा साल जो हमने देखा किसी न किसी तौर पे कोविड-19 यानी कि कोरोना से जुड़ा हुआ रहा, तो वैक्सीनेशंस के लिए स्वास्थ्य बजट में जो 137% की एक बात हो रही थी, उतनी बढ़ोतरी बजट में करना, जो कहते भी हैं कि अगर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब भगवान की माया, तो जो पहला सुख की बात इस बजट में की गई है, यानी कि इस बजट के जरिए सुख की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और शांति बनी रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है वह जल जो स्वच्छ भी है और स्वच्छता के साथ साथ में हमारे लिए निर्मलता लेकर के आता है। निर्मलता जो जीवन में आती है और उस जीवन के साथ साथ में भारत को विश्व में आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। जल से नल से जल की बात प्रधानमंत्री जी ने कई बार की है और इस बार जल के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। जल साथ साथ में स्वच्छता। सबसे पहले जरा जल जो शक्ति मिशन परियोजना है जिसके बारे में बात हुई है, जरा उसकी बात करते हैं। क्या लगा आपको कि जल के बारे में जो घोषणाएं हुई, योजनाएं आगे बढ़ी और जल शक्ति मिशन परियोजना की जो बात हुई है, क्या कुछ इसमें है और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? धर्मवीर जी। जी निधेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विश्व में 2 महायुद्ध हुए हैं, 2 विश्व युद्ध हुए हैं। वो विश्व युद्ध हुए शक्ति बढ़ाने के लिए, ज़मीन को बढ़ाने के लिए और पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए। लेकिन यदि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव थे बुतरस बाली, उन्होंने एक बार कहा था कि दुनिया को सचेत हो जाना चाहिए। जिस प्रकार पानी का क्राइसिस ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में बढ़ रहा है, ये एक नई चुनौती है जो ये संकेत करती है कि हमें पानी का संरक्षण करना है, पानी को बचाना है। अर्थात यह दुनिया यदि युद्ध के मुंडेर पर कभी पहुंचेगी तो वो पानी को लेकर पहुंचेगी। ये चेतावनी, यह दृष्टिकोण श्री बुतरस बाली जी का था। हम देखते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार उन्होंने कहा था कि पानी से आग बुझाई जाती है, बुझाई जाती रही है, लेकिन पानी से आग लगाई जा सकती है। अर्थात कहीं ना कहीं वो बुतरस बाली जी के कथन को पुष्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। हम देखते हैं कि मध्यकाल के एक महान संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और आज पानी का महत्व, चूंकि हम राजस्थान में बैठे हैं, तो हमसे बेहतर और कौन पहचानेगा, कौन जानेगा। जब देश में यूपीए का दूसरा दौर शुरू हुआ तो राजस्थान के ही हमारे सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत को एक नया मंत्रालय बनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय, जो मंत्रालय ध्यान रखेगा कि किस प्रकार पानी का आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण किया जा सकता है, उसका मंत्री बनाया गया। और मैं यहाँ विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं वो जोधपुर से आते हैं और जोधपुर में पानी की क्राइसिस है, पानी का संकट है और पानी की परेशानी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको जो मौका दिया है जल शक्ति मंत्रालय बनाकर, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। और उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए जो आपने जो सवाल किया है जी कि जल मिशन योजना के तहत किस प्रकार आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि इससे हर जो हमारे गांव हैं, हमारी ढाणियाँ हैं, अनेक ऐसे शहर हैं
जहां तक पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत 2.86 करोड़ घरों तक पानी पहुंचेगा। ये वो घर हैं जो शहरों में बसे हुए हैं, ये वो स्थान है जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था। हमने आज़ादी के करीब 7 दशक गुजारे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने विचार किया है कि जिन घरों पर नल नहीं है उन घरों तक नल पहुंचना चाहिए। और कहा भी गया है कि पानी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक वैज्ञानिक ने कहा है कि दुनिया में सब चीज़ कृत्रिम बन सकती है, आप उसको फैक्ट्री में तैयार कर सकते हैं, आप घर पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन पानी एक ऐसा पदार्थ है जो किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं हो सकता, ये किसी घर पर तैयार नहीं हो सकता। ये तो ईश्वर की देन है, ये प्रकृति की देन है, जिसका हमें जितना संरक्षण करना चाहिए उतना हम करेंगे तो ही हमारी भावी पीढ़ियां सुरक्षित, संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित हो सकेगी। बिल्कुल ठीक बात है धर्मवीर जी, जो आपने कहा कि किस तरीके से हमें जल को संरक्षित करने की आवश्यकता हर तरीके से। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर इतने दुर्ग पाए जाते हैं, किले पाए जाते हैं, तो ये आज की ही बात नहीं है। अगर आप मेवाड़ क्षेत्र में जाते हैं और कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे किलों को भी देखते हैं, तो वहाँ भी पानी को फिल्टर करने की, उसको संरक्षित करने की, कैसे घुमावदार तरीके से जाएगा, इतनी बढ़िया व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पुरखों ने भी जल संरक्षण की तरफ बहुत ध्यान दिया था। और आज के इस विकसित इस डिजिटल एरा में, इतने बड़े एक युग में अगर हम जल संरक्षण की विधियों को, नव विधियों को न अपनाएं तो ये ठीक नहीं है। उन्हीं नव विधियों के बारे में जो इस परियोजना में, इस योजना में जिक्र किया गया है, इस बजट के उन चीज़ों के वो मुख्य बिंदु क्या हैं, जरा हम उनके बारे में जानना चाहेंगे धर्मवीर जी। जी, जैसा कि 500 अमृत शहरों में जो पानी को लेकर अपशिष्ट निकलता है जी, उस अपशिष्ट के लिए 2.87 करोड़ रुपए की सरकार ने व्यवस्था की है। पानी अच्छा मिले, पानी स्वच्छ हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दूषित पानी पीने से, गंदा पानी पीने से अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अनेक तरह की समस्याएं जो जन्म लेती हैं वो व्यक्ति को मौत के मुहाने तक ले जाती है, मौत के मुंह तक ले जाती है। तो ऐसे में जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो अपशिष्ट जल का प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से करे, इसके सरकार ने एक बड़ी राशि इस बार इस बजट में रखी है। और मुझे ये कहते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि DWS का जो बजट था, यदि हम उसकी गणना 3 वर्षों में की जाए तो इस बार उसमें सरकार ने 3 गुना बजट का प्रावधान रखा है। क्योंकि निधेश जी, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आज इस कोरोना के दंश को लेकर जी रही है। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हम लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। हमने कोरोना को लगभग मात दे दी है। सरकार ने फोकस हालांकि बजट में स्वास्थ्य को लेकर किया है, क्योंकि यदि हम जिंदा रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सरकार का फोकस जल पर भी है। सरकार इस महत्व को पहचानती है कि यदि जल रहेगा तो ही जिंदगी बचेगी। तो ऐसे में विभिन्न मदों में सरकार ने एक बड़ी राशि रखकर ये संकेत देने का प्रयास किया है कि हमें गंगा को शुद्ध भी करना है, पवित्र भी करना है। उस गंगा के पानी में अपशिष्ट नहीं डाले जाएं, गंदे पदार्थ नहीं डाले जाएं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। हालांकि यदि हम इतिहास को खंगालते हैं तो हमें लगता है कि पूर्ववर्ती अनेक सरकारों ने गंगा को साफ करने की कवायद शुरू की, वो एक यात्रा शुरू हुई, लेकिन वो यात्रा मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मुझे बताते हुए एक पत्रकार के रूप में बड़ा अच्छा लग रहा है कि गंगा की सफाई का जो अभियान इस सरकार ने लिया है वो निश्चित रूप से मुकाम तक पहुंचेगा और गंगा जो देश को एक जीवनदायिनी है उसका फल हम सबको मिलेगा। धर्मवीर जी, बजट जब आता है तो बजट में सबसे बड़ी बात आती है कि कितना कितना पैसा जो है, धन जो है वो आवंटित किया गया, एलोकेट किया गया है। उसी से कई बार ये तय होता है कि भाई इतना इसमें दिया गया है, इसका मतलब इसकी उपयोगिता इतनी है, सरकार ने इसके लिए इतना समझा है। तो वो जो एलोकेशन है थोड़ा उसको अगर क्रमवार तरीके से बताएं तो हमारे दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी। जी, सरकार ने मुख्य रूप से जो इस बार रखा है वो फोकस तो किया है स्वास्थ्य सेवाओं पर कि स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए जो वैक्सीनेशन का जो दौर चला है दुनिया में चला है, वो भारत भी उसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। मैं आपके इस दूरदर्शन के मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो दुनिया में करीब 220 देश माने जाते हैं जो यूएनओ के पास रजिस्टर्ड हैं, उन 220 देशों में विश्व के केवल 5 मुल्क ऐसे हैं, 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दवा तैयार की है। उनमें एक भारत भी है। भारत ने कोरोना वैक्सीन की दवा तैयार की है और निःशुल्क, अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है कि पूरे भारत के लोगों को निःशुल्क लगे, इसके लिए
बजट की आवश्यकता थी। बिल्कुल। तो देश ने तय किया, देश की सरकार ने तय किया कि सबसे अधिक पैसा बजट में दिया जाएगा हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को। जी। जो दवा तैयार की है, एक बात और मैं जोड़ूंगा जी। कि जब कोरोना का भीषण दौर था, कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेने का जो सिलसिला शुरू किया था, उस दौर में भारत ने अहिंसा परमो धर्म है, परोपकार ही जीवन है, इन सिद्धांतों का पालन करते हुए करीब 150 देशों को दवाइयां निःशुल्क भेजी गई। बिल्कुल। अब जब वैक्सीन तैयार हो गई है, जो वैक्सीन के तैयार होने के बाद हिंदुस्तान के लोगों को लग रही है, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लोग हैं, उनको दवा लग रही है। साथ ही हमने, इस देश ने करीब 7 व 8 देशों को भी इस दवा का निर्यात किया है, और जिन देशों को दवा मिल रही है वो भारत का तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि यदि भारत ना होता तो कोरोना की दवा हमें नहीं मिल पाती। तो ऐसे में ये सहज रूप से समझा जा सकता है कि इस देश में वर्तमान दौर में जो सबसे अधिक प्रायोरिटी है, जो क्रमांक नंबर 1 है, वो स्वास्थ्य सेवा है, और उस पर सरकार ने पूरी तरह ध्यान रखा है। साथ ही सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि हमारे किसानों की किस प्रकार आमदनी मजबूत हो सकती है, किस प्रकार हमारा किसान शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का भारत है। भारत आज भी गांव में रहता है, भारत की संपन्नता गांवों से आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र के वित्त मंत्री ने फैसला किया कि किसानों की आय किस प्रकार दुगनी हो। जी। इसके लिए जो घोषणाएं की गई, वो घोषणाएं निश्चित रूप से किसान के लिए फलदायी है। और जो एमएसपी की बात की गई है कि हम खरीद करेंगे, सही समय पे खरीद होगी, और किसान को उसकी लागत का वो मूल्य दिया जाएगा जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो विपदा की इस आपदा में हम निकले हैं, विपदा की इस घड़ी से जो बाहर निकल कर आए हैं, अब हमारे लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है इस बजट के बाद में। और जो एक बुरा कालखंड जो गुजरा है, जिसे कहना चाहिए कि जो मानवता को हिलाने वाला दौर गुजरा है, उससे निकल कर हम आए हैं। सरकार का बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों को राहत देने वाला है, सभी लोगों के मुंह पर खुशी की लालिमा लाने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जो प्रसन्नता है वो अगर हमारे हर व्यक्ति के चेहरे पर आती है तो प्रसन्नता धीरे धीरे देश भर में फैलती है। वो कहते भी है ना कि अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बना। और सबको सुखी बनाने का केंद्रीय विचार संसद से जाता है, जो कि केंद्र है देश का। कुछ आंकड़ों के जरिए अगर आप बताना चाहें, कुछ फैक्ट्स के जरिए, फिगर्स के जरिए, खासतौर पे जल शक्ति मिशन परियोजना के बारे में और साथ साथ में स्वास्थ्य के बारे में भी, तो जरा उस योजनाओं के मूल बिंदुओं को कुछ फैक्ट्स के साथ में, आंकड़ों के साथ में अगर आप बताएं। जैसा कि बताया गया है कि जो जल संसाधन विभाग है हमारा, जो नदी विकास योजना है, जो गंगा का हमें पुनरुद्धार करना है, उसके लिए केंद्र सरकार ने 922 करोड़ रुपए का लोकेशन किया है। एक बड़ी राशि है कि इसके माध्यम से जो हमारी गंगा का भी निर्मल हो पाएगी। जो जल संसाधन का महत्व यह है कि एक वर्षा के जल को किस प्रकार संरक्षित किया जाए, वर्षा का जल बहकर नहीं जाए, इस पर भी सरकार ने फोकस करते हुए एक बड़ा धन सरकार ने अलोकेशन रूप में रखा है। साथ में बताना चाहूँगा कि जो हमारे 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट जो बाहर निकलता है, उसके संरक्षण, उसको वापस रिसाइकिल करने के लिए सरकार ने 287,000 करोड़ रुपए के भी प्रावधान किया है, जो भी हमें ये बताता है कि किस प्रकार सरकार सभी जल को, हर एक बूंद को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो एक जल जीवन मिशन सरकार का ने जो शुरुआत होगी, ये एक बड़ा पग फेरा साबित होगा सरकार का। जो सरकार ये शुरुआत करेगी तो उससे ये मानिए आप कि आज भी 4,378 शहरों में जो हमारे स्थानीय निकाय है, वहाँ पर 2.86 करोड़ रुपए का कनेक्शन दिए जाएंगे। अर्थात यह है कि हर व्यक्ति को अच्छा पानी पीने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति घर पर नल होगा। हालांकि अब तक हम देखते रहे हैं जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, वो एक नल से पानी पिया करते थे, पूरी बस्ती एक नल से पानी पीती थी। लेकिन इस सरकार ने फैसला किया है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर के आंगन तक नल पहुँचे और उस नल में अच्छा पानी हो, साफ पानी हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने पानी के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, उस बनने के साथ ही उस मंत्रालय ने एक ऐसी प्रगति की है कि आज जो
स्वच्छ पानी पीने का जो अपना सपना हुआ करता था कि हम भी पानी साफ पिएं, कई ऐसे शहर हैं जो आज भी गंदा पानी पी रहे हैं, कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर नमक का पानी पी रहे हैं, जो फ्लोराइड हो गया है। तो उस पानी को, अच्छा पानी पीने के लिए भी सरकार ने करीब 60,030 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और मुझे लगता है कि जो DWS का जो बजट था उसको भी सरकार ने तिगुना किया है। और यदि इन सब को हम मिला लें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पीने का पानी भी अच्छा होगा और हमारा जो संगठित करते हैं पानी को संरक्षित करने का कार्य है वो भी अच्छा होगा। और जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जल संसाधन जो विभाग है इसका काम जल का संरक्षण करने के साथ ही वितरण करने का भी है। बिल्कुल, कि वितरण हो, नदियों में जाए। और मैं एक बात और कहूँगा आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का बिल्कुल, एक बहुत सपना देखा ही था, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उससे जो सपना अधूरा था हमारा, वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और मुझे यहाँ कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि भारत, यदि भारत है तो वो हमारे किसानों के कारण है, जी, हमारे मजदूरों के कारण है। यदि इनके जीवन में खुशहाली आएगी तो निश्चित रूप से भारत अधिक चमकदार होगा और दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है और तेज़ी से उभरेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का जो एलोकेशन है वो काबिल तारीफ़ है। ना सिर्फ भारत के अर्थशास्त्रियों ने बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात को तस्दीक किया है कि पहली जो निरोगी काया का हम जो हमारा एक वाक्य बना हुआ है, पहले सुख निरोगी काया, उसको हम आगे बढ़ाएं। और ये आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। अगर आगे बढ़ कर के लोगों को अपने साथ में लेकर के आना है, जिसको हम कहते हैं कि सबका साथ सबके विकास की बात आती है, तो उसमें हर किसी व्यक्ति का जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, अंत्योदय की जो बात आती है। आप पत्रकार हैं धर्मवीर जी, पत्रकार वो व्यक्ति जब गांवों में जाता है देखता है किस तरीके की, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब हम तो ये मानते हैं कि आज भी भारत सोने की चिड़िया है। भारत में बहुत स्वर्ण प्रचुर मात्रा में विराजमान है, लेकिन सोना केवल वो स्वर्ण गोल्ड वाला नहीं होता जो हमारे खेतों में उगता है, वह भी वो सोना ही है। और कहा जाता था कि इसलिए भी सोने की चिड़िया है क्योंकि एक साल में किसान कई फसलें ले लेता था, उसके पास में इस तरीके की क्षमता थी, इस तरीके का उसके अंदर प्रबोधन था। आज प्राकृतिक रिसोर्सेज, क्योंकि हमेशा से हम लोग प्रकृति इसलिए प्रकृति को माँ भी मानते हैं, तो प्रकृति माँ के वो जितने भी संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग लाया जाए, दुरुपयोग नहीं हो। उनका जो आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात की, खासतौर पर क्योंकि आपने कहा कि भारत गांवों में बसता है, गांवों के लिए कृषि के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि उनका सदुपयोग और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी एक बड़ा अभियान चलाया था कि जितनी नदियां हैं उनके 5 किलोमीटर इधर और उधर एक जंगल बसाया जाए, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान भर में एक वॉल बने, हरित वॉल बने। इस तरीके की चीजें की गई। यहाँ पर बजट में क्या कुछ नई बिंदु बताए गए हैं? मुझे लगता है कि सरकार का जो फोकस है वो पूरी तरीके से कृषि, सिंचाई और खेती पर आधारित है जी। तो ऐसे में सरकार ने जिन बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है वो आधुनिक के साथ ही परंपरागत भी है, क्योंकि दोनों का मिश्रण होने से ही एक अच्छी तस्वीर हमें बन पाएगी। और सरकार ने का ये भी मानना है कि कृषि, सरकार के केंद्र बिंदु में कृषि है, क्योंकि भारत आज भी गांव में बसता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भारत को समझना है, भारत को जानना है, तो दिल्ली में बैठकर भारत को नहीं समझा जा सकता है। गांव में जाकर गांव की स्थिति को देखकर ही गांव को समझा जा सकता है। मैं एक बिंदु और जोड़ना चाहूँगा कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे अफ्रीका से, तो उन्होंने कहा कि आप पूरी भारत का दौरा कीजिए, क्योंकि आप पूरे भारत को जब तक नहीं पहचान पाएंगे, खेती किसानी को नहीं जान पाएंगे, पानी समस्या भी है और पानी लोगों का जीवन भी है, तो आप इसको जानने के लिए एक बार पूरे भारत को देखिए। तो गांधी जी पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की, वो रेल के माध्यम से पूरे भारत में गए और उन्होंने उसके बाद ये निर्णय किया कि निश्चित रूप से गाँवों को बदलने के लिए हमें पानी की एक स्थिति मजबूत हो, पानी के साथ ही जो हमारी कृषि है वो मजबूत हो। और उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने भी जो कृषि है, पशुपालन है
और हमारा जो जल संसाधन का कार्य है, जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं पानी के, उनको मजबूती देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि अब हम कोरोना के उस दंश से करीब करीब मुक्त होने के कगार पर हैं और आने वाले समय में जो सरकार ने जो ये योजनाएं बनाई हैं, इसका लाभ भी हमें मिलने लगेगा। और जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद यदि गंगा की सफाई होती है और उसके सुखद परिणाम हमारे किसानों को मिलेंगे, हम सबको मिलेंगे। और उससे एक बड़ी बात यह है कि जो पर्यटन है, पर्यटन में विकसित होगा, क्योंकि आज भी दुनिया भारत को गंगा के रूप में पहचानती है, हिमालय के रूप में पहचानती है, कि इसकी एक अलग आभा है, अलग पहचान है। और सरकार का दृष्टिकोण आज के संदर्भ में बिल्कुल जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, गांधी जिसको कहते हैं कि जिसको सबसे पहले देने की आवश्यकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया गया है। किसी न किसी तौर पे अगर हम कहें तो वो व्यक्ति जिसको सबसे अधिक आवश्यकता है, जिसके कारण से भारत की एक तस्वीर, जो गलत तस्वीर कई फिल्मों के जरिए दिखाई जाती है, वो तस्वीर हटे, वो तस्वीर बदले, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि उसमें इंद्रधनुष के रंग भरे जाएं। और रंग भरने के लिए धर्मवीर जी एक बात और मैं और जोड़ूंगा, क्योंकि विकास का रथ जो होता है, अब रथ है तो रथ के लिए सड़क चाहिए, सड़क चाहिए तो आवागमन के साधन भी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बल्कि कहा जाता है यहाँ पर पैदल चलने के लिए पगडंडियां हुआ करती थी, सड़क नहीं होती थी। और सड़क जिसका बड़ा उदाहरण तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे कहा जाता है, वो भी है। और साथ साथ में सड़क पर पहिया घूमा करता था, विकास का पहिया, बजट का पहिया जब घूम रहा है तो उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो भी जब ना अटल जी की आपने जब बात की कि ना नदियों को जोड़ो, तो उसी तरीके से सड़कों का एक बड़ा जाल, हाईवेज की बात तो अटल जी ने तब की थी। आज उसको किस तरीके से मूर्त रूप में बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े पुल हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं। कश्मीर की बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर किस तरीके से बजट में आपको संभावनाएं नजर आई? नहीं, मुझे लगता है कि एक पत्रकार के रूप में मुझे अपेक्षा नहीं थी कि बजट इतना फलदायी होगा। फलदायी होने के साथ ही हर विभाग को छूने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपदा से निकले हैं तो मुझे ये अनुभव नहीं था, ऐसा एहसास नहीं था बजट ऐसा आएगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो बजट में सड़कों के लिए जो बात कही गई है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, क्योंकि जब तक हमारा शहर व गांव का संबंध नहीं बनेगा, बड़े शहर का छोटे शहरों से संबंध नहीं बनेगा, तब तक ना तो व्यापार बढ़ पाएगा, ना हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वो विकसित हो पाएगा। क्योंकि जो पर्यटन उद्योग है, आज भारत में पर्यटन को उद्योग के रूप में भी पहचान मिली है, पर्यटन एक इंडस्ट्री है। और पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए योजना के रूप में सड़कों का विकास बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने, मुझे लगता है कि शुरू से ही इस पर फोकस किया है। और आज हम देखते हैं कि हाईवे को देख लीजिए आप, किस प्रकार के हाईवे हैं जहां पर ये पता नहीं चलता कि हम कहां हैं और कहां पहुंच गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट और डालूं, क्योंकि हाईवेज की जब बात आती है, पर्यटन की तो बात आती है, पर्यटन के साथ साथ में रक्षा उपकरणों के आवागमन के लिए भी हाईवेज की बड़ी जरूरत होती है। तो अगर इसमें डिफेंस को भी थोड़ा सा हम लोग आज के कार्यक्रम में हल्का सा शामिल कर लें। नहीं, डिफेंस के रूप में तो सरकार का तो फोकस रहा ही है कि डिफेंस यदि सशक्त है, क्योंकि जब ये सरकार विपक्ष में हुआ करती थी, जब इस जो लोग इसको लीड कर रहे हैं, जब ये लोग विपक्ष में थे, तो इनका शुरू से अब मानना रहा है कि डिफेंस मजबूत होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो इनकी कथनी थी वो आज करनी के रूप में हमें फलितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। जो डिफेंस को मजबूत करने की लोग बात करते थे वो आज हमें चहुओर दृष्टिगोचर हो रहा है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हमने पाकिस्तान को मात दी है, किस प्रकार उरी हमले के दौरान जो सब कुछ देश ने देखा है। बिल्कुल सही बात है कि उरी हमला हो, चाहे वो बालाकोट की बात हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, हिंदुस्तान जिसके बारे में कहा गया है, बड़े बड़े डायलॉग्स भी आए हैं कि नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हिंदुस्तान अब किसी से दबने वाला नहीं है और दबने की आवश्यकता भी नहीं है। हम वो देश हैं जिसने विश्व को दिशा दी है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले देश हैं, कृण्वंतो विश्वमार्यम की बात करने वाले देश हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले देश हैं, जो विश्व को लीड करता है, विश्व गुरु की बात करता
करता है, एक ही देश जो दो दो वैक्सीन का निर्माण करता है, अगर उस देश में किसी न किसी तरीके से संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए तो हर एक व्यक्ति में तलाशी जानी चाहिए, और उसी हर एक व्यक्ति को उसके अंदर का भारत, उसके अंदर का राम जगाने के लिए इस बजट में बहुत सी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। धर्मवीर जी, आपका आने के लिए, पधारने के लिए और इतनी सभी बातों को बहुत ही सुगमता के साथ में, सरलता के साथ में दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।